चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो एक तरफ तो मंगल पर इंसानी बस्ती बसाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ पृथ्वी पर ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विवादों से घिरा रहता है। ये कहानी है एलन मस्क की, जो शायद हमारे दौर के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक हैं। एलन मस्क को अगर समझना है तो उनके इन दो बिल्कुल अलग अलग रूपों को देखना पड़ेगा। एक तरफ है वो दूरदर्शी, वो विजनरी जो मानवता के भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने देखते हैं, जैसे मंगल पर जीवन बसाना। और दूसरी तरफ वो है एक प्रोवोकेटर जो ट्विटर, मतलब अब जिसे एक्स कहते हैं, उसको अपने तरीके से चलाकर आए दिन कोई ना कोई विवाद खड़ा कर देते हैं। यही दो चेहरे उन्हें इतना दिलचस्प और हाँ, इतना विवादास्पद बनाते हैं। आज जो एलन मस्क हैं, उन्हें समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उनकी शुरुआत में एक अशांत दक्षिण अफ्रीका में, जहां उनके बनने की कहानी शुरू हुई। उनके शुरुआती जीवन की ये कुछ बातें उनके व्यक्तित्व की पहली झलक देती हैं। सोचिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में पूरी की पूरी एनसाइक्लोपीडिया पढ़ लेना, ये उनकी कमाल की बुद्धि को दिखाता है। फिर 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाकर बेच देना, ये उनकी एंटरप्रेन्योरशिप का पहला संकेत था। और हाँ, रंग भेद वाली सेना में शामिल होने से मना कर देना, ये उनके उसूलों को दिखाता है, जिसने उन्हें एक नई दुनिया की ओर भेज दिया। लेकिन सिर्फ बाहरी दुनिया ही उन्हें शक्ल नहीं दे रही थी। मस्क ने खुद कई बार अपने पिता के साथ अपने मुश्किल रिश्ते के बारे में बात की है। इस तजुर्बे ने उनके अंदर एक जिद, एक जुनून पैदा किया, और शायद यही वजह है कि वो अपनी हर चीज पर पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं। उनका बचपन ज्यादातर किताबों और अकेलेपन में बीता। स्कूल में उन्हें बहुत तंग किया जाता था, तो वो कॉमिक्स और साइंस फिक्शन की दुनिया में खो जाते थे। और यहीं से दुनिया को बचाने का आइडिया उनके दिमाग में घर कर गया। उनके दादा, जो एक एडवेंचरर थे, उन्होंने उन्हें बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। इन सब अनुभवों ने मिलकर एक ऐसे इंसान को बनाया जो मानवता के लिए तो बहुत बड़े लक्ष्य रखता था, पर साथ ही अपने लिए पूरा नियंत्रण भी चाहता था। तो दक्षिण अफ्रीका से निकलकर मस्क सीधे पहुंचे सिलिकॉन वैली, जो 1990 के दशक में इंटरनेट की क्रांति का सेंटर था, और बस यहीं से उनके साम्राज्य बनाने की शुरुआत हुई। उनकी पहली 2 बड़ी कामयाबियां थीं Zip2 और X.com। Zip2 को आप एक तरह से येल्प और गूगल मैप्स का शुरुआती रूप समझ सकते हैं। इसे उन्होंने अपने भाई के साथ लिटरली ऑफिस में सोते हुए बनाया था। फिर आया X.com, ऑनलाइन बैंकिंग में एक क्रांतिकारी कदम, और यही आगे चलकर बना पेपैल, जिसने डिजिटल पेमेंट की दुनिया ही बदल कर रख दी। साल 1999 में जब कंपैक ने Zip2 को खरीदा, तो मस्क की जेब में आए पूरे $22 मिलियन। ये पैसा उनके अगले और भी बड़े सपने के लिए शुरुआती कैपिटल था। लेकिन देखिए, कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। X.com के पेपाल बनने के बाद जब वो अपने हनीमून पर थे, ठीक उसी वक्त बोर्ड ने उन्हें सीईओ के पद से हटा दिया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। कहते हैं कि इसी घटना ने उन्हें सबसे जरूरी सबक सिखाया, अपनी कंपनियों पर हमेशा, हर हाल में अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखना। और फिर आया साल 2002, जब ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीदा, तो मस्क को मिले $180 मिलियन। अब उनके पास इतना पैसा था कि वो अपने बचपन के सपनों को हकीकत में बदल सकें, वो सपने जो इस धरती से बहुत बहुत दूर के थे। इस पैसे से मस्क ने एक ऐसा काम शुरू किया जिसे ज्यादातर लोग नामुमकिन मानते थे, एक प्राइवेट रॉकेट कंपनी बनाना। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कोई अपने बचपन के साइंस फिक्शन के शौक को हकीकत में बदल रहा हो। स्पेस एक्स के पीछे की वजह बिल्कुल सीधी थी। मस्क ने देखा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे रुक सा गया है, खासकर मंगल ग्रह को लेकर तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो उन्होंने तय किया कि अगर सरकारें ये काम नहीं कर रही हैं, तो वो खुद करेंगे। उनका लक्ष्य सिर्फ रॉकेट लॉन्च करना नहीं था, बल्कि मानवता को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना था। मतलब हमें एक से ज्यादा ग्रहों पर बसाना, ताकि हम किसी भी तबाही से बच सकें। ये एक ऐसा सपना था जो जितना बड़ा था, उतना ही इंस्पायरिंग भी। लेकिन रॉकेट साइंस कोई बच्चों का खेल नहीं है। 2006 में उनका पहला रॉकेट फैल्कन 1 लॉन्च के कुछ ही सेकंड बाद फट गया। करोड़ों डॉलर बस धुएं में उड़ गए। 2007 में दूसरी कोशिश भी नाकाम रही। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी और सब कहने लगे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। 2008 में तीसरा लॉन्च भी फेल हो गया। अब मस्क का लगभग सारा पैसा खत्म हो चुका था। उनके पास बस एक और कोशिश के लिए पैसे बचे थे। सब कुछ दांव पर लगा था। और फिर
सितंबर 2008 में चौथी कोशिश में फॉल्कन 1 ने कामयाबी से ऑर्बिट में पहुंचकर इतिहास रच दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था। स्पेसएक्स ऐसा करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। और इस कामयाबी के कुछ ही महीनों बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सप्लाई पहुंचाने के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट ने न सिर्फ कंपनी को बचाया बल्कि मस्क के अंतरिक्ष के सपने पर मोहर भी लगा दी। चलिए अब आते हैं मस्क के विरोधाभास के दूसरे पहलू पर। एक तरफ वो सितारों को जीत रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने धरती के सबसे जरूरी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में से एक पर अपना कंट्रोल कर लिया, जिससे एक बिल्कुल अलग ही किस्म का तूफान खड़ा हो गया। मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने की वजह बताई फ्री स्पीच, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उनका तर्क था कि वो चाहते हैं कि लोग कानूनी तौर पर कुछ भी कह सकें बिना किसी रोक टोक के, क्योंकि यही लोकतंत्र की बुनियाद है। लेकिन उनके कहने और करने में अक्सर फर्क नजर आया। फ्री स्पीच के सबसे बड़े चैंपियन होने का दावा करने के बावजूद उन्होंने उन जर्नलिस्ट के अकाउंट सस्पेंड कर दिए जो उनकी आलोचना कर रहे थे। आलोचकों ने इसे दोगलापन कहा और बस यहीं से उनके मालिकाना हक का सबसे बड़ा विवाद शुरू हुआ। एक्स पर उनके समय में विवादों की एक लंबी लिस्ट है। उन्होंने साजिश की कहानियों को बढ़ावा दिया, जानी मानी हस्तियों पर पर्सनल अटैक किए और उन पर ये भी आरोप लगे कि उन्होंने प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को अपने फायदे के लिए बदल दिया। इन सब कामों ने उनके इरादों और लीडरशिप पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और एक बहस छेड़ दी है कि क्या इतनी ताकत एक ही इंसान के हाथ में होनी चाहिए। तो हम घूम फिरकर वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक तरफ स्पेसएक्स का विजनरी जो इंसानियत का भविष्य बना रहा है और दूसरी तरफ एक्स का प्रोवोकेटर जो आज की बातचीत में उथल-पुथल मचा रहा है, और ये दोनों एक ही शख्स हैं। अंत में सवाल ये नहीं है कि एलॉन मस्क हीरो हैं या विलन। असली सवाल ये है, क्या एक ही इंसान के हाथों में इतनी ज्यादा ताकत, ग्रहों के बीच सफर करने की तकनीक से लेकर दुनिया भर की बातचीत को कंट्रोल करने तक होनी चाहिए? इस सवाल का जवाब शायद हमारे आने वाले कल को तय करेगा।